साथियों नमस्कार। मैं नीलेश कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोकामा विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी पार्टियां अपनी अपनी बातों को रख रही है। उसमें एक तरफ के लोग हैं जो झूठ परोस रहे हैं और दूसरे तरफ के लोग हैं जो गरीबों के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, मतदाता आप लोग हैं, मालिक आप लोग हैं। चुनाव का एजेंडा पॉलिटिकल पार्टियां सेट करना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र अब भारत का 75 साल का हो गया है। अब एजेंडा जनता तय करती है। संजोग है साथियों, मोकामा विधानसभा उपचुनाव 2024 के पहले मोकामा की जनता को एक मौका दे रही है कि वो अपने जनमत से सरकारों को आगाह करे। कौन सा सरकार वादा खिलाफी कर रही है, कौन सा सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। साथियों, 2020 का चुनाव हुआ था। एनडीए से लोग चुनाव लड़े थे। हम लोग भी, मतलब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी, एनडीए पर भरोसा करके एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी। साथियों, 2022 चल रहा है। 2 साल में एनडीए के जो बड़े पार्टनर हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने धोखे का अंबार लगा दिया। साथियों, लोकतंत्र और जनमत में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप किसी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपनी आइडियोलॉजी से या तो समझौता करना पड़ता है या उसको मनाना पड़ता है। जब 2020 में एनडीए के साथ हम लोग थे तो हम लोग का पहला डिमांड था कि आपकी नीतियां सबसे पहले गरीबों के लिए तय होगी। भारत सरकार जब भी कोई नीति बनाएगी तो जन कल्याण के नजरिए से बनाएगी, जनहित के नजरिए से बनाएगी, क्योंकि हम विश्व के जितने भी देश हैं उससे प्रतियोगिता बाद में करेंगे। हम अपने देश में जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उसके लिए नीतियां पहले बनाएंगे। साथियों, बड़ी विश्वास से हम लोगों ने एनडीए के साथ सरकार में 2020 का चुनाव जीतने के बाद आशा के साथ देख रहे थे और चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या साथियों, 2022 आते आते हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी, हमारे नेता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी की कई बार एनडीए के केंद्र सरकार के नेताओं से बात हुई कि हमारी आपकी जो बातें थी कि हम आपके साथ सरकार में तभी रहेंगे जब आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे। लेकिन साथियों, हुआ क्या, 2020 से 2022 हो गया। जो भी वादे थे गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री जी लाल किला से घोषणा किए थे कि 2022 तक हमारे देश में कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, हमारे देश के गरीबों के सर पर पक्का का छत होगा। साथियों, हुआ क्या, मैं मोकामा विधानसभा के मालिकों से कहना चाहता हूं, जनता से कहना चाहता हूं, आप लोग भी देखते हैं क्या प्रधानमंत्री जी का यह घोषणा था या नहीं। लेकिन जब आप जाएंगे मोकामा विधानसभा का, पंडारक प्रखंड से आरंभ करें, पंडारक प्रखंड के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के मोहल्ला में आप जाएंगे, आप देखेंगे या तो 20 साल पुराना इंदिरा आवास है जिसका छत गिरना शुरू हो गया है, किसी भी दिन दुर्घटना हो सकता है,
लोग मारे जा सकते हैं, और जिसके पास इंदिरा आवास नहीं है उसे आज इंदिरा आवास इसलिए नहीं मिल रहा है कि सरकार ने एक पॉलिसी तय कर दिया है कि आपके नाम पर जमीन होगा तभी आपको इंदिरा आवास मिलेगा। देखिए, दो तरह की चीजें हैं, एक घोषणा के लिए होता है और एक काम करने के लिए होता है। एनडीए सरकार की दो नीतियां हैं, एक जो वो लोग मंच से भाषण देते हैं, दूसरा जो वो करते हैं। साथियों, 2 साल हो गए, एजेंडा था 2022 तक सभी लोगों को आवास मिलने का, लेकिन उसके बीच नियमों का आरे आना कि आपके पास अगर अपने नाम का जमीन होगा तब आपको इंदिरा आवास के पैसे मिलेंगे, तब आपको इंदिरा आवास मिलेगा। हम ये उदाहरण आपको इसलिए देना चाहते हैं कि आप समझिए, मंच पे बोलने के लिए बातें कुछ और होती है और काम करने के लिए बातें कुछ और होती है। साथियों, जिस देश में आप एक तरफ 4 लेन और 6 लेन का सब्जबाग दिखाते हैं, एक तरफ आप उड़ान स्कीम ला के कहते हैं गरीब का बेटा भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, दूसरे तरफ उस गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, दूसरे तरफ उस गरीब का पोशाक का व्यवस्था नहीं है, उसके स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, उसके शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। ये देश जब आजाद हुआ साथियों, उसी समय उपाधि समाप्त हो गया था, राजा का मिजाज समाप्त हो गया था। इस देश के गरीब गुरबों के लिए जो काम करेगा वही इस देश का सेवक बनेगा, वही इस देश का राजा बनेगा। साथियों, लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव आते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं एनडीए के लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास करते हैं और वोट लेकर फिर उसी तरह से गरीबों पर अत्याचार करते हैं। साथियों, वो गरीबों में सभी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब सवर्ण, गरीब किसान, गरीब मध्यवर्गीय लोग सभी आते हैं। आप देखेंगे कि भारत सरकार की पॉलिसी बनती है कि जब कोई काम करना हो, किसी भी जगह पे आप देखें, आप मोकामा में देखें 4 लेन बनना है, गुजरात से बड़ी कंपनियां आती है, महाराष्ट्र से बड़ी कंपनियां आती है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर बिहार के लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर छोटा छोटा काम देकर शोषण करने का काम करती है। साथियों, ये पॉलिसी का फेल है, यही एनडीए सरकार का फेल है। जब यूपीए की सरकार थी, गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार थी, वो पॉलिसी को इस तरह से बनाती थी कि छोटे ठेकेदार, छोटे कार्यकर्ता, मध्यम वर्गीय के लोग, सभी लोग विकास कार्यों में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और उसे भी उसका लाभ मिले और उसका जीवन यापन हो, ताकि सरकारी नौकरियों में जो दिक्कतें हैं उसका नुकसान का भरपाई विकास कार्यों के बीच से हो सके। लेकिन साथियों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कहते कहते थक गया कि संवेदक को भी आगे बढ़ाइए, छोटे संवेदक को आगे बढ़ाइए। वो कहते कहते थक गया कि गरीबों का जो जमीन की समस्या है उस नियमावली को हटाइए और उसे कहिए कि जो जहां पर है वहीं पर उसे इंदिरा आवास बनाने की स्वीकृति मिले, क्योंकि आम गैरमजरूआ जो भी जमीन है वो किसी का नहीं है। और अगर उससे नहीं हो पाता है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कहना है कि गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए इंदिरा आवास में जमीन का भी पैसा जोड़ कर दिया जाए, ताकि उस गरीब को जमीन भी खरीदने में आसानी हो और वो मकान बनाने में भी आसानी हो। साथियों, हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, जाति पाति से उठकर काम करने में विश्वास रखते हैं।
अनुसूचित जाति जनजाति का नाम हम लोग इसलिए लेते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ज़्यादातर लोग पिछड़े हुए हैं। हमारा कोई भी मानसिकता किसी समाज के विरोध का नहीं है। जब हम लोग सामाजिक जीवन में आते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उसकी बात करें, उसको उठाएं, ताकि जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, जो हमारे श्री बाबू ने सपना देखा था, वो सपना पूरा होने का काम हो सके। हमारे श्री बाबू का सपना था कि कोई भी गरीब के साथ भेदभाव ना हो, नीच जाति और ऊपर जाति की बात ना हो, जिसका उदाहरण स्वरूप उन्होंने बाबा धाम में सैकड़ों दलितों के साथ खुद पूजा करने गए थे। साथियों, ये मैसेज था, क्योंकि राजनीति में क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, राजनीति में संदेश बहुत जरूरी होता है। आप संदेश किस तरह का देते हैं, नीचे के समाज में लोग उसी तरह से उसको अमल करने का काम करते हैं। साथियों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर उसी में विश्वास करती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का संविधान का जो निर्माण हुआ, उसमें हमारे संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा कि आप लिखिए कि हम कर्पूरी ठाकुर के कदमों पे चलेंगे तो हम श्री बाबू के भी सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे और श्री बाबू के जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर भी हम लोग चलेंगे। साथियों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जिस तरह से सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलती है, ये मोकामा चुनाव में वही दिखाने की जरूरत है। साथियों, एक तरफ साथियों आपको चुनना है। आप जानते हैं कि ये सरकार बनाने के लिए चुनाव ना हो रहा है, ना ये सरकार गिराने के लिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव एक संदेश देने के लिए हो रहा है कि 2020 में जो आपको जनमत मिला था, वो जनमत जिस बात के लिए मिला था, उस बात के लिए आप काम कर रहे हैं या उस बात के विरुद्ध आप जनमत को धोखा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मोकामा विधानसभा ये तय करेगा कि आप गरीबों की नीति बनाते हैं, केंद्र सरकार गरीबों की नीति बनाती है, या सिर्फ उद्योगपतियों के लिए प्राथमिकता के रूप में नीति बनाती है। आपका मतदान ये तय करेगा। आपका मतदान ये तय करेगा कि इस समाज में हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, इसमें भेद करवाने की सरकार की मंशा है या सरकार सबको मिला के चलने का काम कर रही है। साथियों, पिछले 2 सालों में आप देख रहे होंगे कि ये बेरोजगारी पर बात कम हो रहा है, रोजगार पे बातें नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे केंद्र सरकार बात नहीं करना चाह रही है और रोजगार पे सिर्फ महागठबंधन की सरकार बात करना चाह रही है। यही अंतर है, इसी को इस चुनाव में स्थापित करना है। आपका मतदान ये तय करेगा कि 2024 में देश किस करवट बैठेगा। आप देश को गोडसेबादी की तरफ ले जाना चाहते हैं या देश को गांधीवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, गोडसेबाद और गांधीवाद के पीछे हमारा मानना है कि गोडसेबाद का मतलब है कि जिस तरह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था इस्लाम के नाम पे, क्या फिर हम लोग उस तरह से एक और कट्टरवादी ताकतों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। दूसरे तरफ आपको यह तय करना है कि गांधी के भारत को, जिसमें सभी धर्मों को समान स्थान हो, उसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। ये वोट आपको सरकार, फिर कह रहा हूं, ना बनाने के लिए हो रहा है ना गिराने के लिए हो रहा है। ये सरकार, उस केंद्र सरकार को ये बताने के लिए हो रहा है कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आपको जो जनमत मिला था वो पूरा नहीं करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता महंगाई से त्रस्त है, बिहार की जनता प्रशासनिक अव्यवस्था से त्रस्त है, बिहार की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, बिहार की जनता समस्याओं में उलझी हुई है। आप सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं। साथियों, याद होगा आप लोगों को, यही एनडीए सरकार थी जब कहती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो आने वाले हैं, कहते रहेंगे, अच्छे दिन आना नहीं है। इसलिए नहीं आना है साथियों कि उन्हें उद्योगपतियों के लिए काम करना है, गरीब से पैसे नहीं मिलने हैं, गरीब से पार्टियों का तिजोरी नहीं भरना है।
तो जब तिजोरी नहीं भरेगा तो ये पैसे का बंदर बांट कैसे करेंगे। इसलिए इनका एक ही काम है कि पैसे वाले को बढ़ाओ और पैसे से वोट खरीदने का काम करो। ये मोकामा विधानसभा में भी यही हो रहा है साथियों। आप मोकामा विधानसभा में देखें कि किस तरह से पैसे का खेल हो रहा है। वो समझते हैं कि गरीब को पैसे से खरीद लिया जाएगा। साथियों, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, जनता जाग चुकी है। गरीबों को पता है कि पैसा देने वाले के साथ क्या करना है और गरीबों का काम करने वाले के साथ क्या करना है। मौका वही है 3 तारीख को। जो भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर पैसे देने वाले लोग आए तो उसका पैसा भी ले लीजिए, क्योंकि वो पैसा आपका है, वो पैसा आपका चोरी किया हुआ है। किसी न किसी माध्यम से आपके हक को मारा है और वो पैसा कमाने का काम उसने किया है। साथियों, अगर एनडीए वाले रुपया लेके आए, उस रुपये को भी लीजिए और जब मतदान देने जाइए तो महागठबंधन के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के नेतृत्व में, हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व जैसे नेताओं के बातों को सुनिए, उनके बातों को ध्यान में रखिए और गरीब के लिए जो योजनाएं जमीन पर बन रही है, जिससे आपको 5 साल लाभ होना है, जिससे आपके जीवन स्तर में सुधार होना है, उस जीवन स्तर को सुधारने वाले महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, श्रीमती नीलम देवी का लालटेन छाप है, उसमें मतदान करने का काम करिए। क्योंकि आपका एक मतदान 2024 में देश का दिशा और दशा तय करेगा। आपका ये मतदान सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नहीं करेगा बिहार में, लेकिन उस सचेत कर देने का काम करेगा। जो केंद्र में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि गरीबों के पास दिमाग नहीं है, गरीबों के पास बुद्धि नहीं है, गरीबों को बरगला देने का काम करेंगे और चुनाव के समय पैसे के बल पर हम लोग चुनाव जीत लेने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को तमाचा मारने की जरूरत है, राजनीतिक तमाचा मारने की जरूरत है और वोट्स के रूप में आप उसको तमाचा मारें, ताकि 2024 के चुनाव में कोई आपको धोखा नहीं दे पाए। साथियों, मोकामा विधानसभा में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों से तथा कथित अनुसूचित जाति जनजाति के नेता, दिल्ली में बड़े बड़े बंगला में रहने वाले, करोड़ों के कोठियों में रहने वाले, हजारों करोड़ के मालिक श्री रामविलास पासवान जी दिवंगत, उनके बेटा हवाई जहाज से आते हैं। उसके पहले क्या करते हैं? उसके पहले भरपूर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से निगोशिएशन करते हैं, समझौता करते हैं, सौदा करते हैं आपके वोट का, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के वोट का वो सौदा करते हैं। और सौदा करने के बाद जब उसे लगता है कि इससे ज्यादा सौदा भी नहीं किया जा सकता है, तो वो एक रास्ता छोड़ते हैं उस पर कि हम ये 2 विधानसभा में ही सिर्फ आपके लिए वोट मांगेंगे। चिराग पासवान जी, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उन करोड़ों मतदाता का ठेकेदार आपको किसने बनाया? ये अधिकार आपको किसने दिया? कौन सी लड़ाई लड़ी आपने? कौन सा आंदोलन किया आपने? कब धरना प्रदर्शन किया आपने? कौन सा जीवन आपने गंवाया? कौन सी लाठी खाई? कुछ नहीं किया आपने। लेकिन ठेकेदार बनने की मंशा आपकी है और बनने का प्रयास कर रहे हैं। उसका सिर्फ एक और एकमात्र वजह है, आप दिवंगत रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। क्या रामविलास पासवान जी का बेटा है इसलिए दलित आपके नाम पे वोट करे? चिराग जी, आपको याद रखना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जो दलित के मसीहा थे, जो दलितों के लिए अपना जीवन बिता दिया, उन्होंने आपके जैसे लोगों का इलाज संविधान में कर रखा है। इसीलिए उन्होंने राजतंत्र समाप्त करवा देने का काम किया।
इसीलिए उन्होंने उपाधि समाप्त करवा देने का काम किया। चिराग पासवान जी, अगर आप समाजवाद के बेटा होते तो राम मनोहर लोहिया को देखते, जेपी को देखते, कर्पूरी ठाकुर को देखते, भोला पासवान शास्त्री को देखते। भोला पासवान शास्त्री जब गुजरे, उनका कोई बेटा किसी लोगों के पास जाके नहीं कहा कि मेरा पिताजी दलित का नेता थे इसलिए आप इस पार्टी को वोट करिए। लेकिन आप सारे समाजवाद जो रामविलास पासवान जी का पूरा जीवन जिसमें चला गया, समाप्त हो गया, उस समाजवाद को उनके मरणोपरांत बेचने का काम कर रहे हैं। ये जनता भी समझती है कि राजनीति में वंशवाद का कोई जगह नहीं है। आपको अपनी काबिलियत है तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए काम करिए। आप में अपनी काबिलियत है तो खुले मन से कहिए कि नरेंद्र मोदी जी, आपने 2022 में कहा था कि सभी गरीबों का पक्का घर बन जाएगा, नहीं बना है। मैं तब तक आपका साथ नहीं दूंगा जब सभी गरीबों का पक्का का घर नहीं बन जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज का ताकत बनना चाहते हैं, आवाज बनना चाहते हैं, तो आपको ये बातें करनी चाहिए थी। आपको कहना चाहिए था कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को नौकरी में आज भी कम स्थान है, हम वो स्थान दिलाएंगे। इसके लिए आप नरेंद्र मोदी जी से बात करते हैं। निश्चित रूपेण आपको अनुसूचित जाति जनजाति समाज का बात करने का हक होता। आपको कहना चाहिए था कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए जो रिजर्व सीट है चुनाव का, मैं उसमें नहीं लड़ूंगा। गरीब का अनुसूचित जाति का बेटा कोई लड़ेगा हमारे पार्टी से, मैं ये घोषणा करता हूं आज। निश्चित रूपेण तब अनुसूचित जाति जनजाति समाज का वोट मांगने का अधिकार आपको था। आप राम मनोहर लोहिया को देखिए, आप जेपी को देखिए, उन्होंने कभी संसदीय राजनीति में नहीं गए। वो कभी संसदीय राजनीति में नहीं गए और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे। भोला पासवान शास्त्री जैसे लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज का लड़ाई लड़ते रहे। कहां संसद में जाने का काम किया उन्होंने? बड़ा दिल दिखाइए, जीवन बड़ा है, यूथ है। आप बताइए कि आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं? नहीं बता सकते हैं। आप में लड़ने की ताकत नहीं है, आप में जूझने की ताकत नहीं है। आप फिल्म में काम किए हैं, आप में कलाकार की भूमिका में रहने की आदत है। आप कलाकारी के जरिए अनुसूचित जाति जनजाति समाज को खरीदना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। उसके लिए डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जैसे लोग जो पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस से, वो आज क्षेत्र में आकर गांव गांव घूमने का काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीब लोगों के साथ क्या दिक्कतें हैं। वो देखने का काम कर रहे हैं। वो जब मोकामा विधानसभा में, मोकामा नगर के कोयला सिटी में जब जाने का उन्होंने काम किया तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। उन्हें आवास मिलने का काम नहीं हो पा रहा है, बिना आवास के रह रहे हैं क्योंकि जमीन उसके पास नहीं है, और जमीन उसके पास नहीं है इसलिए इंदिरा आवास की सुविधा नहीं मिल रही है। आप उसके लिए आज तक आवाज उठाते। आपने तो चुनाव लड़ा मोकामा विधानसभा से, आपका उम्मीदवार था मोकामा विधानसभा में। क्या हुआ आपका? क्यों आपका उम्मीदवार इस बात को नहीं बताया आपको? और क्यों आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके नहीं कहा कि मोदी जी, जो 200 लोग कोयला सिटी में रह रहा है वो रेलवे की जमीन पर रह रहा है, रेलवे की जमीन में बिहार सरकार का नियमावली है कि 60,000 रुपया हम लोग 3 डिसमिल का दे रहे हैं, वो पैसा लेकर वो जमीन पर जो गरीब रहने का काम कर रहा है उसे बासगीत पर्चा रेलवे के द्वारा दिला देने का काम करिए। कहना चाहिए था आपको, लड़ना चाहिए था आपको। सामाजिक जीवन में, संसद में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल करके अनुसूचित जाति जनजाति के समाज को बेचने का जो काम कर रहे हैं वो मोकामा की जनता भली भांति समझ रही है। और मोकामा की जनता को मैं कहना चाह रहा हूं कि कोयला सिटी जैसा जगह जहां पे 200 लोग कई सालों से बिना आवास का झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम कर रहे हैं, उसको झुग्गी झोपड़ी दिलाने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री से बात करनी होगी, हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी बात करेंगे, श्री जीतन राम मांझी जी बात करेंगे और उनको वो हक हुकूक दिलाने का काम करेंगे। मैं एक छोटा सा बात आपको सिंबोलिज्म के रूप में कहता हूं। हर बातों को फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है। आज मैं बताऊं आपको, एक जगह है
घोसवरी में राम जन्म, जहां पर आज ललन बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी और तेजस्वी यादव जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम जब वहां पे गए थे, आज तक उस जगह पे रोड नहीं बन पाया है। इसलिए रोड नहीं बन पाया है कि वहां पे कुछ लोगों की जमीन की दिक्कतें हैं, वो सुलझाना चाहिए था आपको, क्योंकि आपके उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं। लेकिन चिराग जी, आपको इससे क्या मतलब है? आपको 12 नंबर कोठी चाहिए, आपको बंगला चाहिए जिस बंगला में आप जन्म लिए थे, आपको मंत्री पद चाहिए जिसके लिए आपने निगोशिएशन किया है, और कुछ निगोशिएशन को खोल करके रखा है कि मैं इस चुनाव के बाद करूंगा कि हमें कौन सा मंत्रालय मिलेगा, हमें कौन सा आवास मिलेगा, हमें कितनी सीटें मिलेगी, हम किस तरह से सत्ता का सुख प्राप्त करेंगे। इसलिए आपने ये खोल कर रखा है कि मैं अभी 2 विधानसभा में ही आपका प्रचार करूंगा। नहीं, आप 2 विधानसभा का प्रचार ही नहीं, आगे भी प्रचार करिए, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग जानते हैं, ना वो चंडी है, ना वो करा है, ना आज के समय में आप ये मान के चले कि रामविलास जी अगर नहीं हैं तो अब उनके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति सोच रखने वाले भी लोग जनशक्ति पार्टी में कोई नहीं है। साथियों, इसको अगर किसी भी तरह से आप जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति करने वाले और सत्ता प्राप्त करने वाले एक नेता बन के रह गए। अगर अनुसूचित जाति जनजाति का कोई मसीहा है तो वो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन है, श्री जीतन राम मांझी हैं। लेकिन श्री जीतन राम मांझी जी से भी आगे कुछ कर गुजरने की अगर तमन्ना है तो वो हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी में है, क्योंकि श्री जीतन राम मांझी जी का सारा शिक्षा, सारा सुझाव, सारा आशीर्वाद उन्हें मिलता है, उन्हें ऊर्जा दुगना हो जाती है। इसलिए डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, एक करते रहेंगे, और साथ में गरीब सवर्णों के लिए, गरीब किसानों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मध्यवर्गीय लोगों को, गरीब परिवार को सबसे पहले जरूरतमंद में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों की आवश्यकता है। और जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद रोजगार। जब तक रोजगार सभी मध्यवर्गीयों को नहीं मिल जाता है, गरीब लोगों को नहीं मिल जाता है, उसके सपने परवान नहीं चढ़ने लगते हैं। उसका सपना पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी है, उस सपना को पूरा करने में हम लोग लगे रहेंगे। और जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है। मैं फिर से मोकामा के तमाम वासियों को, जनता को अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मतदान 2024 के लिए है। ये मतदान सरकार को बताने के लिए है कि आप गरीब विरोधी काम कर रहे हैं, आप मध्यवर्गीय विरोधी काम कर रहे हैं। आप ये सोचकर मतदान करिए और नीलम देवी को लालटेन छाप पर मतदान करके ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करिए, जिससे एक मैसेज सेंट्रल में जाए, केंद्र में जाए, महंगाई कम करने का दबाव बने, उस पर टाल क्षेत्रों का विकास करने का दबाव बने, ताकि हमारे मोकामा के विधानसभा के लोगों में समृद्धि आए। इसी बातों के साथ आज मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और मैं पुनः अनुरोध करता हूं, पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे, और जितने भी गरीब लोगों को पैसे से मिसगाइड करने वाले लोग आएंगे वो पैसा भी आप ले लेंगे, क्योंकि वो आपके हकमारी करके चुराया हुआ पैसा है। और उस पैसा को लेने के बाद भी आप केंद्र सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि अगर गरीबों का काम नहीं होगा तो आपको मतदान नहीं मिलेगा। आप लालटेन छाप पर मतदान करें और नीलम देवी को भारी मतों से जिताने का काम करें। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुक्ला जिंदाबाद।